हेलो। वेलकम टू वन मोर वीकेंड लर्निंग वीडियो। आप सबका स्वागत है इस वीकेंड के लर्निंग वीडियो में। तो कोशिश मेरी रहती है कि हर हफ्ते एक वीडियो तो आपके साथ शेयर कर सकूं कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तो आज भी मैं एक नया आइडिया लेकर के आया हूं और ये इसका जो आइडिएशन आया है, ये आया है अगेन कमिंग फ्रॉम द डर्व्स थ्योरी। तो डर्व्स थ्योरी, और अगर आप पढ़ेंगे वाइकॉफ्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ मार्केट फेजेस, तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली बताती है हमको कि मार्केट में जो कुछ भी पैसा रिटेलर बना सकता है, वो तब ही बना सकता है जब उसके पीछे बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट हो। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स आकर के मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे भी चांसेस अच्छे हैं कि हम उनके साथ टैग अलोंग करके उन स्टॉक्स में, उस मार्केट में पैसा बना सकें। लेकिन अब तक जो हमने देखा था चार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे ट्रैप करना, कैसे समझना कि कहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी चार्ट पे जो कुछ पैटर्न्स हमको दिखते हैं, जो कंसोलिडेशंस दिखते हैं, वो हमको बताते रहते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी इस स्टॉक में एक्टिव है। राइट, ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो स्टॉक्स जिसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो आज मैं आइडियाज आपके साथ कवर करूंगा। इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम फोकस रहेंगे स्क्रीनर पे, जो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है। और अगर निकल करके वक्त रहा, टाइम रहा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, तो मैं इसको डैशबोर्ड में भी कन्वर्ट कर दूंगा कि जहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि यूजिंग एनी सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर किस तरीके से मैं ढूंढ लूं कि किस स्टॉक्स में मुझे एंट्री लेनी है इनमें से, और किन स्टॉक्स में से मैं एग्जिट लेने वाला हूं। तो ये कंसेप्ट्स को समझिएगा जो आपको आगे जाकर के काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, चलते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। एज ऑलवेज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मेरा जो कुछ भी इंटरेक्शन इन वीडियोस में हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसका पूरा और पूरा पर्पस, पूरा का पूरा श्रेय इस इनिशिएटिव को जाता है कि मैं मार्केट में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स, इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स क्रिएट करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मेंटीज डिपेंडेंट रहे किसी के ऊपर कि वही मुझे स्टॉक टिप दे दे, कोई न्यूज़ सुने और वहां से अपने लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे। ये सब हम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी हम ये करते हैं तो हमारा जो बायस है वो क्रिएट हो जाता है। हम फैक्ट्स को छोड़ करके किसी और की बातों में आकर के अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और कई बार आपने सुना होगा, जैसे लेटेस्ट सेबी ने भी एक किस्सा पकड़ा है आईएक्स का, जहां पे कि जो टिप देने वाले हैं, जो लोग मार्केट में अपना एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, जो मार्केट को अपनी बातों से, फिर इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके थ्रू किस तरीके से गलत स्टॉक में लोगों को फंसाया गया है। राइट, तो ये सब ट्रैप्स को हमको अवॉइड करना है। हमको कोशिश क्या करना है कि हम खुद एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम का यूज करके हम आगे जाकर के खुद ही खुद अपनी तरफ से खुद ही अच्छे से स्टॉक पिक करें, सही टाइम पे एंट्री करें, सही टाइम पे एग्जिट करें। तो इस पूरी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि इस सेशन के दौरान जो कुछ भी स्टॉक्स के नाम आएंगे, जो कुछ भी एनालिसिस आएगा, उसको बाय और सेल मत समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझिए। इस कंसेप्ट के थ्रू अपने लिए खुद एक सिस्टम बनाइए और उसके ऊपर काम करिए। और अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, इन डेप्थ सीखना है, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम टू ज्वाइन माय इनिशिएटिव ऑन द लर्न टू इन्वेस्ट ऐप। और मैं जो कोलैबोरेशन कर रहा हूं अपसर्च के साथ, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। कोशिश मेरी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के करीब पहुंच सकूं, और जो कुछ मैंने मेरी जर्नी में सीखा है, काफी लॉसेस के बाद, काफी पेन के बाद, वो आपके लिए कम कर सकूं। तो इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए एक ही बात जरूरी है कि किसी भी हालत में किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय और सेल एडवाइस बिल्कुल मत लीजिएगा। मार्केट में अगर आप किसी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को फेस करते हैं, किसी के द्वारा अगर आप फंसाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली रेगुलेटर्स के इन चैनल का यूज करिए और उनको अप्रोच करिए अपने कंप्लेंट्स के साथ। राइट, तो मैं जब भी मार्केट में काम करता हूं तो मेरा काम चलता है सिर्फ 5 पिलर्स के ऊपर। जो मेरे मेंटीज हैं जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किए, दे आर वेरी वेल क्लियर अबाउट इट कि अगर हमको मार्केट में पैसा बनाना है तो सिर्फ 5 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और वो जो 5 चीजें हैं उसको मैं मेरा स्लीप फ्रेमवर्क कहता हूं। मैं वैसे भी लेजी टर्टल हूं और मैं स्लीप फ्रेमवर्क का यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मार्केट में अगर हमको अच्छा पैसा बनाना है तो सिर्फ 5 चीजें परफेक्टली करनी है। एक है
करेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, सही स्टॉक्स पे काम करें, उन स्टॉक्स के ऊपर काम ना करें जहां पे कि एक्चुअली रिस्क हो। इसके लिए हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का यूज करते हैं। इसके भी कुछ सैंपल्स आज देखेंगे हमारे इस अप्रोच में। फिर हमें मार्केट की हर परिस्थिति में, आजकल तो दोस्तों मार्केट ऊपर है तो लोग खुश हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन जब मार्केट खराब भी होता है ना, तब भी हमको हमारे सिस्टम के साथ चिपक के चलना होता है। मार्केट अपने तरीके से आड़ा तिरछा काम कर सकता है, लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सधे हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट स्विंग करता है, हम भावनाओं के बोझ के तले ना दबें। कहीं पे भी वी शुड नॉट गेट इमोशनल, क्योंकि मार्केट मेरी नज़र में संभावनाओं का खेल है, भावनाओं का खेल नहीं है। तो भावनाओं को अगर आपको दूर रखना है, तो किसी भी परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रख के अपने रूल बुक के साथ चलते रहिएगा। ये मेरा दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सही टाइम पे एंट्री करिएगा। सिंपल सी बात है, उस सिचुएशन में एंट्री मत करिएगा जहां से स्टॉक बहुत भागा हुआ है या बहुत गिरा हुआ है। इन दोनों लेवल्स पे हमको, मैं टिपिकली काम नहीं करता हूं, क्योंकि ज्यादा भागा हुआ है तो लोग जिनके पैसे बन गए हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, उनका तो पैसा बन जाएगा किसी भी लेवल पे सेल करके, लेकिन मैं नुकसान में फंस जाऊंगा। राइट? और जो कुछ भी स्टॉक गिर रहा है, समझिएगा कि उस मार्केट में, उस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राइट? तो निगेटिविटी बरकरार है तो चांसेस यही है कि ये और नीचे जा सकता है। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि एक ऑप्टिमम लेवल पे जहां पे स्टॉक स्टेबल होकर के निकले, उन स्पॉट्स के ऊपर मैं काम करूं। और इसको मैं कवर करता हूं मेरी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में, एंड बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजीज में। राइट? तो इनका इस्तेमाल करिए और अब समझ लीजिए कहाँ पे वो बेस्ट स्पॉट्स है मार्केट में जहां पे हमको एंट्री करनी है, जहां पे स्ट्रेंथ भी है और सेफ्टी भी है। रिमेंबर, टू थिंग्स मेक योर एंट्री परफेक्ट, स्ट्रेंथ और सेफ्टी। जरूरत से ज्यादा ताकतवर है लेकिन सेफ्टी नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। सिर्फ सेफ है, नीचे ही नीचे गिरा हुआ है, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। राइट? तो इस गोल्डन स्पॉट को हमको पकड़ना होता है, जो कि मेरी स्ट्रेटेजीज में कवर करता हूं। अदरवाइज आप भी कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू टू यूज इट इन अ डिसिप्लिन मैनर। राइट? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मुझे फॉलो करिए और दैट इज द परफेक्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट। ऑब्वियसली नॉट, देयर आर थाउजेंड्स वेज ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग, जस्ट कंटिन्यू, इट्स ओके। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, प्लीज ज्वाइन एंड लर्न, यू आर ऑलवेज वेलकम। अगला ई है टाइम पे एग्जिट करना। कोई भी चीज हमेशा के लिए ऊपर ही ऊपर नहीं जाने वाली है। आज आप देख रहे हैं सोना ऊपर 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 जा रहा है, ये लाइफ टाइम ऊपर जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये कब गिरेगा? मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का यूज करूंगा और जहां पे वीकनेस दिखेगी वहां से मैं निकल लूंगा। राइट? ये सिंपल सा अप्रोच रखना है। स्टॉक को खुद को बताने दो कि भाई अब मुझे छोड़ दे, मैं रुक रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं, कहीं और चला जाए। ये स्टॉक ने खुद को आपको बताना है। राइट? जब भी ये चलती हुई बस रुक जाएगी, चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी, कहाँ रुकेगी मालूम नहीं, जहां भी रुक गई वहां उतर लो, अगली ट्रेन पकड़ लो। ये सिंपल अप्रोच रखना है। एक बस स्टैंड की तरह है हमारा मार्केट, एक रेलवे स्टेशन की तरह है हमारा मार्केट, एक एयरपोर्ट की तरह है हमारा मार्केट। यहाँ पे नए फ्लाइट्स लैंड होंगे, निकलेंगे, पुराने फ्लाइट्स फिर लैंड होंगे। ये सबके साथ होने वाला है, कोई भी हमेशा के लिए ऊपर नहीं जाने वाला है। तो दिल मत लगाना, सिर्फ पैसे लगाना और वक्त आए तो निकल जाना। दैट्स वेरी क्लियर। वी आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, आई एम वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन माई ट्रेड्स। कहीं पे भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। कंपनी बेहतर से बेहतर है, उसको आप कह सकते हैं ना, इट इज रियली काइंड ऑफ रियली ब्यूटीफुल लार्ज कैप, लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है। लेकिन अगर वो वीक हो रहा है, लोगों का व्यू निगेटिव हो रहा है, तो नो स्ट्रगल, नो सेकंड थॉट, जस्ट एग्जिट। राइट? ये चौथा पिलर है। और पांचवा पिलर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो के थ्रू आप कितने स्टॉक्स लेते हैं, कितने में डाइवर्सिफाई करते हैं, इसको आपको कंट्रोल करना होता है। जरूरत से ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, 40 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो कोई भी स्टॉक चलेगा, लेकिन पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे वेटेज कम है। और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना लिया, 6 और 7 स्टॉक्स का, और अगर एक स्टॉक गिर गया, आपका पोर्टफोलियो हिल जाएगा, आपको नर्वस कर देगा, आपको इमोशनल कर देगा। तो कहीं पे हम एक गोल्डन मीन पे काम करते हैं और उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं किस तरीके से काम करता हूँ वो स्ट्रेटेजी वाइज डिपेंड करता है। हर स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में आपको वो मिल जाएगा। राइट? तो जब भी हम किसी स्टॉक पे, किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, तो इन 5 चीजों को फॉलो करते हैं। वर्क विद द राइट स्टॉक, एंटर एट द राइट टाइम, एग्जिट एट द राइट टाइम, गिव इट द राइट अमाउंट ऑफ वेटेज,
फॉर फंडिंग, ताकि वो बढ़े तो पोर्टफोलियो भी अच्छा सा हिले। राइट। और आखिर में ये सब करते हुए दिमाग को ठंडा रखना है। अगर आपको समझना है कि किस तरीके से मैं दिमाग को ठंडा रख के काम करता हूं, तो मेरे वीकली जितने भी वीडियोस आते हैं जहां पे हम मार्केट मॉनिटर का रिव्यू करते हैं, आप चले आइए अगस्त से सितंबर से अक्टूबर में और देखिएगा हर रिव्यू में हमने कैसे पकड़ा है मार्केट की चाल को, कि कहाँ पे हमको काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। राइट। और ये सब करना है ठंडे दिमाग के साथ, कहीं पे भी किसी ईगो को लाना नहीं है। राइट। तो ये स्लीप फ्रेमवर्क का मैं यूज करता हूं और इसका एक मॉडल आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, और जहां पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन वेयर बिग इन्वेस्टर्स आर पुटिंग देयर मनी। राइट। अब सवाल आता है कि सर बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर क्यों ध्यान देना है, व्हाई व्हाई डज इट मेक सेंस टू रियली वर्क विथ बिग इन्वेस्टर्स। तो इसके कुछ इनपुट्स, कुछ आइडियाज मैं आपको दे रहा हूं आज। मंथन करिए, समझिए, सोचिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। तो सबसे पहला रीजन होता है ना, जहां पे भी बहुत पैसे वाला इन्वेस्टर होता है, ही हैज डीप पॉकेट्स। ओके। उसके बाद बहुत, उसके पास बहुत फंड होता है, तो अगर मार्केट में स्टॉक चलते चलते गिर भी जाए ना, तो वो उसको होल्ड कर सकता है। ये बहुत जरूरी है। ओके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास छोटे थोड़े ही पैसे होंगे और मार्केट के करेक्शन में वो पैनिक हो जाएगा ना, तो स्टॉक और गिर जाएगा, तो वो हमको नहीं चलेगा। तो अगर हमने गलती भी कर दी, तो हम चाहते हैं कि स्टॉक ज्यादा ना गिरे, जल्दी से संभल जाए। और ये संभलेगा कब? अगर उसमें बड़े पॉकेट वाले, बड़े पैसे वाले लोग इन्वॉल्व होंगे, बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला रीजन है कि डीप पॉकेट्स के कारण स्टॉक के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कुछ स्टॉक्स है कि मार्केट की किसी भी कंडीशन में गिरे नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा आपको, आप जाके देखिएगा चार्ट ऑफ नारायण हृदयालय। ओके। और चार्ट जाके देखिएगा आप फोर्टिस हेल्थ केयर का। ये दोनों चार्ट को देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं आया है। पिछले अक्टूबर से एक साल हो गया हम गिरते आ रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स ने अपने आप को स्टेबल रखा है या अपने आप को ऊपर पुश किया है। राइट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़े लोग इसमें बैठे हैं, दे आर रेडी, उनके पास पेशेंस भी बहुत है, उनको कोई जल्दी नहीं है मार्केट में से पैसा बनाने की, पैसा निकालने की। तो ये आपको स्टेबिलिटी दे देते हैं। राइट। और दूसरा दे देते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों आ जाती है इन स्टॉक्स में जहां पे कि बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं? प्रेडिक्टेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वॉल्व होगा, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसके यूनिट्स को खरीद लेगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसने उसके यूनिट्स को खरीदा है। अब क्या हो जाता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो तो नुकसान झेलना नहीं चाहता। राइट। ही डजेंट वांट टू लूज हिज मनी। तो क्या होगा? अगर कोई बैड न्यूज भी आती है और लोग प्राइसेस को, ये जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, पैनिक के कारण प्राइसेस को गिरा देते हैं, फिर भी ये बंदा आकर के अपनी क्वांटिटी को सेल नहीं करता है, जो कि दे देता है स्टेबिलिटी। और उसके पास ज्यादा पैसा है तो फिर आकर के कुछ क्वांटिटी को खरीद लेता है। इससे क्या होता है कि स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं आती है। और दूसरी तरफ सोचिए, अगर उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया, जो कि ज्यादातर आने के चांसेस अच्छे हैं। क्यों है? अगले पॉइंट पे देखेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छा आ गया तो इतनी छोटी क्वांटिटी के पीछे रश हो जाएगा, काफी लोग इसको खरीदने के लिए आएंगे। तो आपकी डिमांड क्या हो गई? यहाँ पे डिमांड आपकी हो गई ऊपर, लेकिन ये बंदा सेल नहीं कर रहा है, तो आपकी सप्लाई जो है ना, वो अभी भी शॉर्टेज में है। सप्लाई इज डाउन। अगर डिमांड ऊपर है, सप्लाई नीचे है, तो प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। राइट। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी आपको बिहेवियर की काफी हद तक मिल जाती है जब आप उन स्टॉक्स में काम करते हो जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। राइट। अब आप सोचेंगे कि सर आपने क्यों कहा कि यहाँ पे रिजल्ट्स टिपिकली अच्छे आ जाएंगे या कुछ अच्छी न्यूज आ जाएंगी? इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल्सो डू डीप रिसर्च। ये काफी डीप जाकर के कंपनी की हालत को स्टडी करते हैं। इनका बहुत डीप नेटवर्क भी होता है। इनके लोग जो होते हैं, दे आर इन टच विथ मैनेजमेंट, दे आर इन टच विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो दे अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर फंडिंग इज कमिंग, दे अंडरस्टैंड वेयर द डिमांड इज कमिंग, और फ्यूचरिस्टिक डिमांड का भी इनको अंदाजा होता है।
राइट। तो अगर हम इनके साथ में मिलकर मार्केट में काम करते हैं तो इनके रिसर्च का, इनके डीप नॉलेज का, इनके डीप नेटवर्क का हमको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम करने का बेनिफिट रहता है। एक तो डीप पॉकेट्स रहते हैं, स्टॉक के चांसेस जब वो एक्यूमुलेशन फेज में है। एक्यूमुलेशन फेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आप मेरे डव्स थ्री के वीडियोस में जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं या मेरे प्रोग्राम्स में भी आप देख सकते हैं। तो उस एक्यूमुलेशन के फेज पे बड़े इन्वेस्टर्स ने आकर के पैसा लगा दिया, वो एक बेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो अब हम इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़े इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, उस तरफ अपना फोकस लाते हैं, राइट। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक में इन्वॉल्व हो गए हैं तो इसका एक तरीका जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू द टेक्निकल एनालिसिस। Through the technical analysis, you can figure out that big investors are involved in the stock. How do they do it? इसके डिटेल्स आपको थियरी ऑफ मार्केट फेजेस जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे उसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। और हाउ डू यू रियली गेट ब्रेकआउट्स, इस कंसेप्ट के ऊपर भी वीडियोस है, उनमें भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ कि जो भी बड़ा इन्वेस्टर्स होता है ना, वो गिरते हुए स्टॉक में पैसा लगाता है लेकिन लमसम में नहीं लगाता। वो एक प्राइस लेवल डिसाइड करता है, जैसे कुछ स्टॉक्स में वो 1000 होंगी, किसी में 500 होंगी या 400 होंगी। वहां पे प्राइस है ना सपोर्ट लेने लगता है, सपोर्ट लेने लगता है, राइट। और कोई बड़ा इन्वेस्टर उस स्टॉक में से निकल रहा है तो वो क्या करता है, वो एक लेवल पे बेचना शुरू करता है, जिसके कारण स्टॉक प्राइस जो है ये एक रेंज में फंसी रहती है। और अगर ये बायर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्ट्रांग है तो क्या होगा, वो जितना भी यहाँ पे बिकवाली चल रही है उसको खरीद लेगा, एक बड़ा चंक अपने कंट्रोल में कर लेगा। और जैसे ही कुछ न्यूज़ फ्लो आता है यहाँ से प्राइस दौड़ना शुरू करता है। ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई किस स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। अब हम आएंगे आज के टॉपिक के ऊपर कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम भी पहचान सकते हैं कि किस तरीके से किस स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। अब एक बात आपको बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता लगाना थोड़ा सा डिलेड चलता है। ये डिलेड क्यों चलता है, क्योंकि हर मंथ के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में आपको जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके शेयर होल्डिंग अपडेट आते हैं। ओके। तो ये शेयर होल्डिंग अपडेट्स हम देखेंगे स्क्रीन पे, कहाँ देख सकते हैं, ये रियल टाइम में नहीं आते। रियल टाइम में आपको बल्क परचेजेस एंड बल्क सेल्स का ही डेटा दिखेगा, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में कहाँ वो ऐड कर रहा है ये आपको दिखने वाला है, वहां पे नहीं है। वो आपको कब दिखेगा, पूरे महीने का एक्यूमुलेशन होने के बाद जब दिखता है तो वो आपको दिखेगा स्क्रीनर पे अंडर द इन्वेस्टर्स एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस, वहां पे हमको दिखता है। बट इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स स्टिल वी कैन टेक इट एज एन इनपुट, क्योंकि कई जगह पे इन्होंने पैसा ऐड करने के बाद भी रनअप नहीं आया हुआ रहता है। तो मौका है वहां पे, या रनअप भी आया है तो वहां पे हम स्विंग का भी काम फायदा उठा सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अब इस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस में जाकर के देखेंगे कि हम पता लगा सकें कि किस तरीके से किन स्टॉक्स के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है, थ्रू द क्वार्टर्स और थ्रू द मंथ। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर अनदर फेवरेट वेबसाइट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। जब मैं फेवरेट बोल रहा हूं तो सीरियसली मैं मेरे खुद की इन्वेस्टिंग जर्नी में इस वेबसाइट का यूज करता हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई एफिलिएशन नहीं है। दिस इज अ टोटली इंडिपेंडेंट इनपुट, और रियल लाइफ में जो करता हूँ वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो यू आर नॉट रियली गोइंग टू टेक इट एज समथिंग विच इज डन फॉर द सेक ऑफ काइंड ऑफ पुशिंग अ प्रोडक्ट, राइट। तो हम जब भी स्क्रीनर पे आते हैं, कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे मैं आपके लेता हूँ, एक केस है आरबीएल बैंक का। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं। तो कोई भी स्टॉक का जब आप यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इन्वेस्टर्स में, और इन्वेस्टर्स में आपको टिपिकली दिखेगा 5 ग्रुपिंग होते हैं, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। पांचवा पॉइंट भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स।
तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है। तो आज हम हैं महीने में अक्टूबर के, और ये जो मैंने आपको बोला था ना कि ये डेटा काफ़ी हद तक क्वार्टरली मंथली लेवल पे डिलेड चलता है। तो ये आज हमें अक्टूबर में लेटेस्ट डेटा यहाँ पे आया हुआ नहीं है। ओके, बट स्टिल यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है एफआईआई का स्टेक बढ़ गया है, डीआईआई का स्टेक भी बढ़ गया है, राइट। गवर्नमेंट का स्टेक कम हो गया है, और किसके हाथ से स्टेक चला गया है? पब्लिक के हाथ से स्टेक चला गया है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक के हाथ से कभी भी स्टेक्स जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिटेलर्स, दे आर द वीक हैंड्स, जो थोड़े भी पैनिक में स्टॉक को छोड़ के भाग जाएंगे, या थोड़े से प्रॉफिट में ही कमा करके भाग जाएंगे। इनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। ये स्टॉक में वोलैटिलिटी ऐड कर देते हैं, ये स्टॉक में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड कर देते हैं, फायर होता है, क्रैश होता है स्टॉक। इस तरीके से ये स्टॉक चलता है। तो अगर इन स्टॉक्स को अवॉइड करना है तो टिपिकली वी ट्राई टू वर्क ऑन स्टॉक्स जहां पे पब्लिक होल्डिंग कम हो, राइट। यहाँ पे कोई प्रमोटर दिखाई नहीं दे रहा है ऑब्वियसली। नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है। एफ आई आईज हैव इंक्रीज देयर स्टेक्स, डी आई आईज हैव इंक्रीज देयर स्टेक्स, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैज रिड्यूस्ड। नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड सिनारियो। एफआईआई का स्टेक बढ़ाना यानी बड़े लोगों ने लिया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने। डीआईआई ने अपना स्टेक्स बढ़ाना, अगेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स ने इसको लिया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये सब स्टेक्स जो उन्होंने लिया है ये पब्लिक के हाथ से खींच लिया है। तो जहाँ पे पब्लिक में हम 100 200 150 स्टॉक्स क्वांटिटी खरीदते हैं, ये लोग एकदम से 50,000 1 लाख खरीद लेते हैं। तो क्या हो गया है, जो 100 150 लेकर के जो आपके पास 1000 इन्वेस्टर्स थे, उनके हाथ से जाकर के ये स्टॉक चला गया एक इन्वेस्टर के हाथ में। यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूस हो गए हैं। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स उतने ही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि छोटे हाथों से लेकर के बड़े हाथों के बीच में पैसा चला गया है। अब जैसा ही वहां पे पैसा जाता है, एक स्टेबिलिटी, एक प्रेडिक्टेबिलिटी स्टॉक के अंदर आती है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक रनअप देंगे। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। आप किसी स्ट्रेटेजी को चुनिए, उसके ऊपर काम करिए, देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें का एक तरीका है कि आप स्टेक होल्डर्स के जो चेंजेस हुए हैं उनको चेक कर लीजिए कि एफ आई डी आई इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, पब्लिक के हाथ से कम हो गया है, तो दैट इज मच मोर बेटर फॉर अस, एंड दैट गिव्स अस द चांस दैट स्टॉक कैन एक्चुअली गिव अ गुड मूव। तो ये हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न से यहाँ पे हमको पता चल रहा है, राइट। नाउ लेट्स गो गेट ऑन टू हाउ कैन वी फाइंड दीज स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं। सो टिपिकली आपको जब भी आप आओगे screener.in पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, जो कि मेरी फंक्शनैलिटी है, फेवरेट फंक्शनैलिटी, क्योंकि ये मुझे हेल्प करती है टू डू एनालिसिस इन अ इंडिपेंडेंट वे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेटा को देख करके ही डिसीजन लेता हूँ, कोई इधर उधर की न्यूज़ लेकर के मैं नहीं आता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पे आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ये धमाका हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, ट्रम्प ने ऐसा किया, फिर ये न्यूज़ आई वो न्यूज़ आई। इस पे हमको फोकस ही नहीं करना है, बिकॉज दैट इज ऑल नॉइज, दैट इज एब्सोल्युटली नॉइज। हमको क्या देखना है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअली खबर होती है ना, जिसके ऊपर मार्केट चलता है, वो बताई नहीं जाती। चुप चुप के लोग अपना काम करते रहते हैं। तो न्यूज़ के ऊपर जाना इज मैडनेस, इज डिस्ट्रैक्शन। इंस्टेड प्राइस एक्शन पे जाइए, प्राइस को देखिए। अगर प्राइस नीचे आ रही है, समझ लीजिए कि इसमें कुछ निगेटिविटी है। कोई न्यूज़ नहीं है, फिर भी निगेटिविटी को मान लीजिए, और प्राइस चल पड़े तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, हाई पी है, ये वो कुछ सुनना नहीं है। क्योंकि जो चलता है ना, वो चलता है। पी हाई होना एक रिलेटिव थॉट प्रोसेस है। जब मार्केट एग्रेसिव होता है, हायर पी पे भी स्टॉक चलते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी स्टॉक के पीछे पड़ जाए, लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो वो हाई पी पे भी ले लेता है। और तीसरी बात समझिएगा, आज का जमाना अलग है पिछले 50 साल के पहले से। आज के जमाने में क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि पहले जहाँ पे स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन इंडियंस कॉमन रिटेलर्स के बीच में काफी कम था, अब वो हर साल डबल डबल की स्पीड से बढ़ रहा है। जहाँ पे वो पहले 3% था, फिर 7% हो गया है। अब क्या हो रहा है, ज्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन क्या उतने स्टॉक्स, वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, उतने आईपीओज आ रहे हैं? वैसा भी नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर ही अंदर जब काम चलेगा और अच्छे स्टॉक्स कम है, तो उनको चेस किया जाएगा, वैल्यूएशन विल नॉट मैटर।
To really understand this, I suggest definitely go through the book by Mark Minervini. Okay, तो मार्क मिनर्विनी की जो बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, उसमें करीब करीब 30-40 पेजेस का एक लेसन है जिसमें यही कन्विंस किया जाता है कि भाई हाई पी से डरिएगा मत। ओके, तो वील हैव टू जस्ट फिगर आउट कि किन स्टॉक्स में हमारे इस तरीके के बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्रीज ली है। तो उसका एक सिंपल सा स्क्रीनर विल हैव टू मेक एंड फ्रॉम देयर विल पिक इट अप कि फिर इन स्टॉक्स को हम कैसे ट्रैक करें। राइट, सो लेट्स गेट ऑन विद द एक्शन। तो हम जाते हैं स्क्रीन्स में एंड वी विल क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। अब न्यू स्क्रीन में हमको क्या लेना है, वी हैव टू टिपिकली लुक एट डीआईआई ने कितना स्टेक्स बढ़ाया है। So let's get on with it. Get me a moment. Yeah. So let's get on with it. So we are going to write change in FII holding. We are going to track for more than 1% and change in DII holding. We are going to track for more than 1%. सिंपल सा स्कैन है कि दोनों ने FI और DI ने इन स्टॉक्स के अंदर 1% से ज्यादा स्टेक्स बढ़ाया हुआ है, whatever in comparison with the previous quarters. Okay, so we will run this query. Okay, तो यहाँ पे हमको 32 स्टॉक्स आज मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि भाई इनके अंदर जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कुछ सैंपल सेट देखेंगे, बाद में हम काम करेंगे इसके साथ डील कैसे करना है। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द गुड नेम्स हियर। फंड फीएम इंडस्ट्रीज, तो फीएम इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्टर, प्लीज लेट मी नो। आप लोग खुद एनालिसिस करिए और बताइएगा फीएम इंडस्ट्री किस सेक्टर को बिलोंग करता है। राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हैं फीएम इंडस्ट्रीज के जो क्वाड्रेंट्स हैं, जो मेजर इनपुट्स है, उसमें पॉजिटिविटी कहाँ पे नजर आ रही है, लेट्स लुक एट इट। पॉजिटिविटी है कि इसके अंदर मार्जिन अच्छा चल रहा है। राइट, पब्लिक होल्डिंग 30% से कम होना बेहतर है, जितने छोटे लोग इन्वॉल्व है उतना स्टॉक्स भाग सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हेल्दी है। वैल्यूएशन वाइज भी आप देखोगे तो ये चीपर चल रहा है। ROC, since this is a manufacturing business, ROC is pretty good, 27%, right? And then we have a market cap which is kind of a small cap. तो हर तरीके से लग रहा है कि दिस इज पॉजिटिव। निगेटिविटी कहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये सीक्वेंशियल क्वार्टर में यहाँ पे ड्रॉप आया हुआ है। ओके, तो क्यू टू क्यू जब हम कंपेयर करते हैं सीक्वेंशियल क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे हमको निगेटिविटी मिली है। राइट, अब आप सोचेंगे कि सर ये इंडिकेटर, ये जो पैरामीटर है ये मेरे स्कैनर में नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज कस्टम स्कैनर। ओके, तो मेरे कस्टम्स मेरे इसमें मैंने प्रोफाइल के थ्रू कस्टम वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, तो जिसके अंदर ये कैलकुलेशन है जो मुझे बता रहा है कि सीक्वेंशियल क्वार्टर्स में ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। राइट, इसके पीछे का लॉजिक एंड थॉट प्रोसेस एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम माय डार्क हॉर्सेस प्रोग्राम विच इज पार्ट ऑफ द अल्फा इन्वेस्टर मेंटरिंग। तो ये सीरियसली सीधा मुझे बता रहा है कि भाई सीक्वेंशियल में प्रॉब्लम है, लेकिन YOY में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऊपर से फॉरवर्ड पी भी आप देखेंगे तो काफी कंट्रोल में है। सो दिस इज गुड साइन, दिस इज गुड साइन। डेट भी कंपनी के बीच में कम है। अब डाउट कहाँ पे आया कि सीक्वेंशियल क्वार्टर में ड्रॉप है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी सीक्वेंशियल क्वार्टर में जो ड्रॉप आता है वो आ जाता है ड्यू टू साइक्लिकलिटी इफेक्ट। तो सिंपली जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उस सेक्टर में मैं जॉब भी करता था, और मुझे मालूम है कि जब भी साल का एंड आता है, दैट इज मार्च एंड, तो यहाँ पे पंपिंग किया जाता था प्रोडक्शन को। तो आप देखोगे Q4 में आपके जो रेवेन्यूज हैं, आपके जो आउटपुट है, अर्निंग्स है, वो ज्यादा हाई होते थे कंपेयर टू Q1। क्या ये साइक्लिकल है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ताकि समझ में आए कि भाई ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड बिजनेस बिहेवियर है ईयर ऑन ईयर। सो लेट्स लुक एट इट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मार्च का महीना, और वहां से रेवेन्यू में ड्रॉप आया है जून में। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? तो यू विल ऑब्जर्व पहले ऐसा नहीं हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ मार्च टू जून, सॉरी, या यहाँ पे हर तरफ रेवेन्यू ने तो जंप दिया हुआ है, सो आई डोंट सी एनी इशू। रेवेन्यू ने जंप दिया हुआ है, एंड इनफैक्ट यू विल ऑब्जर्व दैट overall this is the best quarter they had, so this is beautiful. Though there is an earning drop, actually operationally the company was doing better। लेकिन आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट टू EPS का जो जर्नी है वहां पे आपको दिखेगा कि कहीं पे तो भी पैसा
ज्यादा कट रहा है, और वो आपको दिखेगा कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे अदर इनकम ज्यादा थी। तो पिछले क्वार्टर के अदर इनकम के इम्पैक्ट के कारण यहाँ पे ईपीएस कम दिख रहा है। तो थोड़ा एक्चुअली डीप डाइव किया तो पता चलता है भाई सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। दिस हैज बीन वन ऑफ देयर बेस्ट क्वार्टर। सो फंडामेंटली वी आर एट अ ब्यूटिफुल स्पॉट, वी नीड नॉट वरी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट। अब आप कहेंगे सर अदर इनकम में ड्रॉप होना, व्हाई इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी? क्योंकि अदर इनकम क्या होता है, कंपनी जब कोई कहीं पे कोई एसेट सेल करती है, या कोई मर्ज एक्विजिशन या डीमर्जर करती है, सेल ऑफ करती है किसी भी एंटिटी को, तो वहां से उस क्वार्टर के लिए आपका कुछ ज्यादा पैसा आ गया है, और वो वहां पे दिखा रहा है कि आपका अर्निंग बढ़ गया। लेकिन क्या ये आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, अगले क्वार्टर में तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। सो दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर एंड वी कैन सी दैट यस, this is the best quarter they had. So चिंता दूर, फीएम is a good person, good stock to track. Okay, now यहाँ पे हमने देख लिया कि फंडामेंटली हम साउंड जगह पे हैं। लेट्स लुक एट इन्वेस्टर्स, व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हुई है जो मुझे पसंद आ रही है। सबसे पहले मुझे क्या पसंद आ गया भाई, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ही ड्रॉप हो गए हैं, छोटे हाथों से बड़े हाथों में पैसा चला गया है। पब्लिक होल्डिंग भी आपकी कम हो गई है, ब्यूटीफुल। और एक्चुअली पब्लिक होल्डिंग जो है, ये पूरे आप देखोगे इससे पहले 2022 तक इससे कम थी। तो ये पूरे 3 साल बाद ये पब्लिक होल्डिंग इतनी कम हुई है, यानी जर्नी यहाँ से काफी अच्छी हो सकती है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो स्टेडी है, लेकिन एफआईआई ने बढ़ा दिया, डीआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है, और ये सेक्टर आपको बताना है कि फीएम किस सेक्टर को बिलोंग करता है, विच इज एक्चुअली डूइंग गुड। और अगर आप बता सकते हैं कि ये सेक्टर क्यों अच्छा कर रहा है, वो भी बेहतर रहेगा। आई ऑलवेज वांट यू गाइस टू लर्न, और इंटरेक्टिव बने रहिएगा। सीरियसली जवाब दीजिएगा कि पीएम किस सेक्टर को बिलोंग करता है, और ये सेक्टर कैसा चल रहा है, और क्यों ऐसा चल रहा है। राइट, सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, दिस ऑल लुक्स गुड। नाउ लेट्स लुक एट प्राइस एक्शन, इसने प्राइजेस को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। तो फॉर दिस व्हाट वी कैन सिंपली डू इज दैट, हमारे स्कैनर पे आप देखोगे पीएम के सामने हमने क्या प्लॉट किया हुआ है कि 3 महीने का रिटर्न कितना है, एक हफ्ते का रिटर्न कितना है, एक दिन का रिटर्न क्या है। तो ये बहुत ही मुझे क्या बता रहा है, ये एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है कि अगर 3 महीने से आपकी जो प्राइस है वो सिर्फ 3% गिरी है, तो स्टॉक कहाँ पे होगा? स्टॉक इज हाई चांसेस कि एक कंसोलिडेशन में होगा पिछले 3 महीने से। और हर कंसोलिडेशन के बाद क्या आ सकता है? ब्रेकआउट। ऊपर से सेक्टर भी अच्छा चल रहा है, राइट। सो हाई चांसेस है, यहाँ पे हमें फील आ रही है कि वी माइट एक्चुअली हैव अ गुड पैटर्न। सो वी विल जस्ट, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक द पैटर्न ऑन चार्टिंग, or you can even look it over here. So here we can see what is happening is that the stock is continuously coming back to its support level. तो आपको दिख रहा है कि ओवरऑल एक रेंज के बीच में रहते रहते ये अभी स्टॉक फंसा हुआ है। अब क्या करना है? मैं तो रिजल्ट का इंतजार करूंगा, आई जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट कैन गिव यू अ गुड किकर ओवर हियर, राइट। सो दैट इज वेयर वी आर। वैल्यूएशन वाइज क्या हो गया है कि अगर आपके वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो वैल्यूएशन इज स्टिल एट इट्स पीक। सो वैल्यूएशन वाइज ट्रेंड जो दिखता है दैट इज नथिंग ग्रेट, नथिंग एक्साइटिंग। हाँ, अगर इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया, सो देर इज हाई चांसेस दैट दिस स्टॉक कैन गिव यू गुड मूव, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया फीएम का। नाउ लेट्स डू एनालिसिस ऑफ अनदर कंपनी दैट इज तिलक नगर। तिलक नगर में आप देखेंगे तो क्या मूव आया है, पिछले 6 महीनों में ये 85% दौड़ चुका है। दिस इज वेरी सॉलिड। 3 महीने में 18% ये दौड़ चुका है। नाउ लेट्स लुक एट इट्स फंडामेंटल्स। तो तिलक नगर में भी आपको क्या नजर आएगा? दिस इज देयर बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। सीक्वेंशियल क्वार्टर में ग्रोथ है, वाई में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन ब्यूटीफुल है। अगेन आपको बताना है तिलक नगर बिलोंग्स टू विच सेक्टर। चलिए कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दिए हैं, राइट। डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है। वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा प्रीमियम में चल रहा है इंडस्ट्री से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आरओसी प्रिटी गुड, आई एम कंफर्टेबल। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स आर लुकिंग हेल्दी, राइट। अब यहाँ पे आपको किसी चीज ने चिंतित किया रहेगा तो वो रहेगा कि भाई वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा दिख रहा है। तो वैल्यूएशंस में जब भी हम जाते हैं, अगर आपको कोई केस महंगी लग रही है तो हमको क्या करना है? थोड़ा पियर्स एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एवरेज है। तो इससे सस्ते जो शेयर्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शेयर की वैल्यूएशंस
ज्यादा होती है इंडस्ट्री से क्योंकि वो डिजर्व करता है। डिजर्व कहाँ से पता चलता है? आरओसी हाई है आपका, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन हाई है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ हाई है। अगर ऐसी केस है और आपका इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा वैल्यूएशन चल रहा है तो इट मेक्स सेंस, राइट? सो लेट्स गेट ऑन टू पीयर्स। थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर रहा हूँ फंडामेंटल में। आप लोगों को शायद उतनी आदत नहीं होगी क्योंकि मैं जनरली टेक्निकल पे बात करता हूँ, बट एनीवे लेट मी टेक यू थ्रू माय दिस साइड ऑफ द जर्नी ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, हमको पता चल गया कि भाई देयर इज सम गड़बड़ गड़बड़, वैल्यूएशन इज लुकिंग हाई। तो लेट्स लुक एट इट्स पीयर्स और यहाँ पे उनके वैल्यूएशंस को देखते हैं। तो ये हमारी वैल्यूएशंस 32 की है। इससे चीप वैल्यूएशन पे कौन है? इसकी चीप वैल्यूएशन पे तो एक्चुअली सिर्फ इंडिया ग्लाइकॉल चल रहा है, सिर्फ इंडिया ग्लाइकॉल सस्ता चल रहा है। लेकिन इसकी आरओसी क्या है? लेट्स कंपेयर। इसकी आरओसी 12 है, इसकी आरओसी 28 है। तो ये सीधा सीधा आपको बता रहा है, माय गॉड माय डियर फ्रेंड, तिलक नगर डिजर्व्स दिस वैल्यूएशन। There's nothing to worry. We are actually, this is the best in terms of ROC. अगेन ये मैंने स्टॉक पहले ढूंढ के दिखाया और आपको अभी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि जब मैं फ्लो के साथ जाता हूँ मुझे भी नहीं मालूम, जो डेटा आ रहा है उसको मैं इंटरप्रेट करते जा रहा हूँ, और यही मैं आपको वो विजन, वो इंसाइट्स दे रहा हूँ। आप भी ऐसा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर रेडीमेड उठा करके केस डाल दिया तो आपको मजा भी नहीं आएगा, और आपको एक तरीके से नो, आई विल बी लाइक जस्ट काइंड ऑफ व्हाट आई वुड से इज दैट काइंड ऑफ जस्ट पुलिंग यू इनटू माय ओन बायस। तो वो नहीं है, सिर्फ डेटा मुझे बता रहा है। ओके, now let's get on to the investors analysis. Everything is fine, valuation is nothing to worry about. अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि promoters have dropped their stakes and the stakes have gone to the FIDI. Oh beautiful, again हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स बढ़ गए हैं। तो ज्यादा चांसेस है कि प्रमोटर्स से ये स्टेक्स इन लोगों के पास है, पब्लिक के हाथ से वहां पे नहीं गया। फिर भी पब्लिकली, थोड़ा पब्लिक में भी 4% का परसेंटेज वाइज ड्रॉप है। सो ओवरऑल यस, तिलक नगर में देर आर बिग इन्वेस्टर्स हु गॉट इन्वॉल्व। और यहाँ पे डेटा देखिए, सितंबर का लेटेस्ट है। सो दिस इज मोर रिलायबल, मोर नियर टू आवर टुडेज प्राइस एक्शन। सो ऑल गुड। नाउ लेट्स गेट ऑन टू how is this doing on the chart. And yeah, no buy or sell advice, but you can observe again the stock is running well and cooling off and stabilizing, right? तो अभी हमको क्या मिल गया है? हमको वो स्टॉक्स मिल गए हैं जिसमें एफ आई डी आई ने स्टेक्स बढ़ा दिया है, और चार्ट्स पे उनकी प्राइस एक्शन को मैं यहाँ पे मैनुअली चेक कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि सर ये तो हम डेली आकर के अगर इन स्टॉक्स के ऊपर काम करना चाहें तो एंट्री और एग्जिट्स अगर मैनुअली ढूंढने जाएंगे तो टफ हो जाएगा, राइट? मैनुअली ढूंढने जाएंगे तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे स्क्रीनर पे भी आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से ग्रैप ऑन कर सकते हैं दो स्टॉक्स विच आर लुकिंग गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसमें से कुछ टिप्स मैं आगे दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली स्कैनर्स पे अगर उन लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना है विद इन स्क्रीनर, दैट इज अ डीपर कंसेप्ट जो कि मैंने कवर किया हुआ है इन माय डार्क हॉर्स स्ट्रेटेजी। तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर मुझे ढूंढना है वो स्टॉक्स जहाँ पे शायद अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती होगी, तो सिंपली आपको क्या करना है मालूम क्या? इस वीक की प्राइस एक्शन पे जाइए, किन स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है, ओके? और कंपेयर करिएगा उसको 3 महीने के रिटर्न से। सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पे भी ब्रेकआउट आएगा, कहीं पे भी ब्रेकआउट आएगा, हमको लॉजिकली ब्रेक करना पड़ता है सिस्टम्स को। कैसे ब्रेक करते हैं? तो एक हफ्ते में जहां पे मूव आई है, अगर वो करीब करीब 3 महीने के मूव के इक्वलेंट है, तो चांसेस क्या है कि एक्चुअली हम एक बेस में से निकल रहे हैं। This is my assumption. Okay, will it work? Most of the time, it works. There is another way of doing it through technical analysis in Screener, which I've covered in Dark Horse. But this is a simple tip मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे एक हफ्ता और 3 महीने के बीच में काफी कुछ थिंग्स आर इन रेंज काइंड ऑफ अ थिंग। सो इफ वी लुक एट इट कि इस हफ्ते जिसने बहुत बड़े मूव दिए हैं, तो उसमें एंजल वन आपको दिखेगा 8.39 वर्सेस -6.78। सो लेट्स गो टू एंजल वन। अब एंजल वन की मैं प्राइस एक्शन पे आता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये दिखा आपने, एक बेस में से ये स्टॉक बाहर आ रहा है। ओके, ये बेस में से स्टॉक बाहर आ रहा है। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं फिर भी एंजल वन को थोड़ी देर के लिए टच नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में उसको ले लूंगा। तो दोज हु आर फॉलोइंग मी
Can you tell me if you look at this average line and look at the price, can you tell me एंजल वन हम अभी नहीं लेंगे लेकिन ये हमारे वॉच लिस्ट के लिए अच्छा है। रीजन क्या है? डेफिनेटली पुट इट डाउन इनटू द रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो। ओके, तो एंजल वन में हम वी आर एट अ गुड सेटअप, डेफिनेटली वी आर एट अ गुड सेटअप जहां से वो बेस में से निकला है। बट हम थोड़ी देर रुकेंगे, इफ इट क्रॉसेस सर्टेन लेवल्स, दैट इज समथिंग वेयर वी कैन थिंक अबाउट एंटरिंग इनटू द स्टॉक। ओके, तो यहाँ से एंजल वन हमको कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल गया है। नाउ लेट्स लुक एट असाही ऑल्सो। तो असाही में भी देखते हैं क्या हुआ है। So if I look at Asahi, how is the setup? Now can you tell me what is happening here? असाही में क्या हो रहा है? एक सिंपल सी बात है। इफ वी गो नाउ फॉर चार्ट, प्योर प्ले चार्ट हम देखते हैं हमारे चार्टिंग पे। तो लेट मी क्विकली काइंड ऑफ टेक आउट द चार्ट ऑफ दिस गाय। तो उसके लिए मैं एक सिंपल से जाऊंगा मेरे, आई विल जस्ट ट्राई टू गो टू विद अ सैम्पल थिंग फ्रॉम माय, यहाँ है हमारा योर वीकली रिव्यू, राइट? तो वीकली रिव्यू में से एक चार्ट खोलेंगे और वहां से हम क्विकली जाएंगे टू लुक एट द चार्ट ऑफ असाही इंडिया। तो हम जाएंगे असाही इंडिया के चार्ट पे एंड इफ यू वॉच इट, अब आपको दिखेगा द प्राइस एक्शन इन असाही। तो द गाइज हु आर देयर विथ मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्राइस पैटर्न हैपनिंग इन दिस जोन? तो इस जोन में कौन सा प्राइस पैटर्न बना है असाही में, ये आपको बताना है। तीन सवाल अब तक मैंने आपको दिए हैं। एक, फीएम बिलोंग्स टू विच सेक्टर? नंबर टू, एंजल ब्रोकिंग में हम क्यों रुकेंगे एंट्री से पहले, अभी नहीं लेंगे? एंड नंबर थ्री, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन गया है असाही इंडिया में? ओके, तो इतने स्टॉक्स में से हमने ढूंढ लिया वो स्टॉक्स जिसके अंदर एफ आई डी आई ने दोनों ने स्टेक्स भी बढ़ाया है और प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि बल्ले बल्ले यहाँ पे कुछ हो सकता है। लेट्स लुक एट वैल्यूएशन ट्रेंड। तो वैल्यूएशन ट्रेंड भी काफी ब्रेकआउट सा दे रहा है। तो असाही के बारे में भी आप जान सकते हैं कि इस किस सेक्टर में है। एंड नाउ दैट विल स्टार्ट रिंगिंग द बेल कि क्यों इस स्टॉक्स के पीछे इट मेक्स सेंस। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रमोटर्स के हाथ से स्टेक्स चला गया है, पब्लिक के हाथ से स्टेक्स चला गया है। किन के हाथ में आ गया है? इट हैज कम इनटू द हैंड्स ऑफ द एफ आई आईज एंड डी आई आईज। गेटिंग इट? तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं इन स्टॉक्स को, फिर उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस में हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर प्राइस एक्शन की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं कि जहां पे वीकली टू अगर हम 3 मंथ्स का मूव देखें तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे हम शायद एक बेस के करीब है, एक जोन में स्टॉक चल रहा है, उसमें से हम आगे निकल रहे हैं। अब जाते हैं कि जब भी आप स्क्रीनर पे अपनी सेट ऑफ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें यूजिंग एनी स्ट्रेटजी, जैसे हमने हमने यहाँ पे एफ आई डी आई की स्ट्रेटजी यूज किया। अब इसके अंदर हम एंट्री और एग्जिट्स कैसे ढूंढ सकते हैं? तो लेट्स डू अ सिंपल एक्सरसाइज फॉर इट। तो आपको क्या करना है? आपको जाना है आपके रिजल्ट्स के ऊपर, जो स्कैन्स के रिजल्ट्स आए हैं, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सपोर्ट इट, यू कैन एक्सपोर्ट इट इनटू अ पर्टिकुलर फाइल। तो ये जो कुछ भी आउटपुट आया है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक फाइल के अंदर, राइट? अब ये जो फंक्शनैलिटी एक्सपोर्ट की, दिस इज अ पेड फीचर ऑफ स्क्रीनर डॉट इन। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, आप मैनुअली भी इनकी वॉच लिस्ट जा करके आप चार्टिंग में बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास इन स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है जहां पे एफ आई डी आई दोनों ने स्टेक्स बढ़ा दिया है। आई एम वेल गुड एंड हैप्पी विद दैट। राइट नाउ व्हाट आई विल डू नाउ टू मेक स्कैनर ऑन इट कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है आपके चार्टिंग में एंड यहाँ पे यू कैन यूज द वॉच लिस्ट फीचर एंड क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज हियर, where we are going to write is that the FII DII लिस्ट। तो FII DII ने किन स्टॉक्स को लिया है उनकी लिस्ट हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड वंस दिस वॉच लिस्ट इज रेडी, ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? जो फाइल हमने वहां पे डाउनलोड की थी, वी विल जस्ट अपलोड दैट फाइल ओवर हियर। So we go to the file which we want to upload and quickly upload it। जैसे ही आप अपलोड बोलेंगे तो उस फाइल में से जो कंपनियों के सेट थे, और याद रखिएगा कि जो आपका चार्टिंग है ये सिर्फ एनएसए लिस्टेड स्टॉक्स को लेता है।
तो आपके रिजल्ट्स जो है शायद आपके स्कैनर्स में ज़्यादा आए हैं ऑन द स्क्रीनर। यहाँ पे आपको करीब करीब रिजल्ट जो दिख रहे हैं 32 हैं, और यहाँ पे जो वॉच लिस्ट में अपलोड हो जाए वो शायद कम हो। जैसे यहाँ पे भी अराउंड 33 स्टॉक्स आ गए हैं। आई एम सरप्राइज हाउ कम इट इज 33। लेट मी क्विकली मूव। सो इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे आपको 33 स्टॉक्स आ गए हैं। एंड ओवर हियर लेट मी लुक एट द क्वेरी रिजल्ट्स। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 32 है और वहाँ पे 33 है। दैट्स नेवर हैपेंड विथ मी। आई डोंट नो व्हाट इज द केस, बट एनीवे वी आर डन विद दिस। तो लेट्स गेट ऑन टू, यहाँ पे दिखेगा कहीं पे तो भी फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड। सो इसका कोई डेटा नहीं है, तो दिस इज समथिंग दैट वी विल रिमूव। सो लेट मी क्विकली लुक एट इट। तो ये जो सिर्फ बीएससी लिस्टेड है उनके यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे, तो यू कैन जस्ट रिमूव देम एंड वर्क विद द रेस्ट ऑफ देम, राइट। अनदर थिंग यू कैन डू इज दैट, जो आपने फाइल अपलोड की है आप इस लिस्ट को, वॉच लिस्ट को एम्प्टी कर दीजिए। आई जस्ट शो यू व्हाट यू कैन डू। सिंपली गो टू द फाइल दैट यू हैव डाउनलोडेड। जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको ओपन करिएगा, और वहां से अदर देन दी कंपनी नेम, बाकी के कॉलम्स, अदर देन द कंपनी सिंबल, बाकी के जो कॉलम्स हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। शायद इसके कारण कंफ्यूजन आ रही होगी व्हाइल वी आर अपलोडिंग। सो लेट मी जस्ट डिलीट इट। ओके, सो बीएससी कोड नहीं लेना है, सिर्फ एनएससी कोड्स आपको लेने हैं। ओके, नाउ दिस इज द फाइल दैट वी हैव गॉट, and this has actually got 33 names. NAC code is the first column, so the first row, that's fine. Okay, so now what we are going to do, we are just going to save this. So we have saved this, और इसको हम fresh upload करेंगे यहाँ पे। So we will again select the same file, but this time what we have done, we have removed all the extra columns and we are going to upload it. Now this is where, now what we have got is 32 stocks. So everything well, good and fine. There are some stocks where you are not getting the data. So definitely that issue is there in terms of their symbol being present in the charting. So I'll just remove them. Otherwise वो हमारे scans में noise create करते रहेंगे। तो जहाँ पे भी आपको NaN दिख रहा है not available, just remove them. Okay. Okay. ऑल गुड। जैसे हमको चाहिए अभी फैंटम, आई स्टिल वांट टू ट्रैक, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मैनुअली चेक फॉर फैंटम डिजिटल इफ देयर इज एनी अदर सिंबल इन, एंड ऐड इट मैनुअली। अब मैनुअली जब ऐड करते हैं तो डज इट हेल्प, लेट्स क्विकली लुक एट इट। तो फैंटम डिजिटल के आगे क्या इस बार प्राइसिंग वगैरह आ रही है? तो अभी भी नहीं आ रही। सो दिस इज नॉट बीइंग ट्रैक्ड बाय चार्टिंग, सो दिस इज डन। सो आई विल जस्ट रिमूव द नॉइस। ओके, ऑल डन एंड फाइन। ये मेरी वॉच लिस्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फिगर आउट माई एंट्री क्राइटेरिया फॉर दिस स्टॉक। तो अगर मैं एंट्री क्राइटेरिया कुछ लेना चाहता हूं इस बार, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल पुट अ वेरी इजी एंट्री क्राइटेरिया जो मैं टिपिकली यूज करता हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू लुक एट इज वेदर द स्टॉक हैज क्रॉस द CCI 100। तो हमारा कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स है। ओके, तो इसमें अगर उसने 100 को क्रॉस किया है, दैट इज द पॉइंट वेयर वी आर प्लानिंग टू एंटर इनटू द स्टॉक। ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आइदर आई कैन मेक अ स्कैन और आई कैन मेक अ डैशबोर्ड। इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं स्कैन का यूज करूंगा। क्यों करूंगा ये भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हम आएंगे स्कैनर्स में, तो हमारी वॉच लिस्ट तो तैयार है। वी विल जस्ट क्रिएट अ न्यू स्कैनर। ओके, एंड वी आर गोइंग टू पुट अप अ क्राइटेरिया ओवर हियर। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग मालूम है, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आपको जो क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्राइटेरिया हमको क्या चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट अप द क्राइटेरिया ओवर हियर। डेली क्लोज, you are not close, your CCI indicator value process above 100। ओके, ये मेरे को क्राइटेरिया चाहिए, और यहाँ पे आप कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इसने बराबर से कर दिया है कि माई डेली CCI हैज क्रॉस्ड अबव 100। ये मेरा क्राइटेरिया है। और वॉच लिस्ट अभी मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा मेरे FII DII डेटा को, FII DII डेटा को, एंड आई विल रन दिस स्कैन। तो स्कैन में कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या? तो आज शायद नहीं आ रहे हैं। आज नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे,
we can go look at the back testing results. Okay, so we will have to first save it. So let's save this. So we will be saving this scan FII DII entry criteria है ये मेरा. So this is my FII DII entry criteria. So I'm just going to push it over here. I have submitted it. Okay. अब जाएंगे हम इसको बैक टेस्ट करने के लिए. सो वी विल बैक टेस्ट दिस. तो यहाँ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कल की तारीख में अक्टूबर 16 को, दैट इज यस्टरडे, कुछ स्टॉक्स में एंट्री आई थी. सो लेट्स लुक एट देम. कौन से स्टॉक्स हैं? यहाँ पे दिख गया है असाही इंडिया. हमारा काम हो गया है. अगेन गाइस, दिस इज जस्ट हैपनिंग इन द फ्लो. लॉजिकल थिंकिंग वर्क्स इन द मार्केट गाइस. एंड या आपको जो फिजिकली आपने प्राइस एक्शन देख के चुना था, वही यहाँ पे इंडिकेटर ने भी कल प्रपोज किया था. सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट इट. वी कैन लुक एट टीआई तिलक नगर, सॉरी हाँ तिलक नगर इंडस्ट्रीज जो हमने देखा था. अगेन यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. नाउ एंट्री लेना है नहीं लेना है, इट इज ऑल अप टू यू. यू कैन गो एंड फिगर आउट what is your strategy और स्टॉप लॉसेस, एग्जिट, ट्रेलिंग एंड ऑल दैट. कुछ लोग वीकली पे ट्रैक करते होंगे तो डेफिनेटली ओपन इट ऑन वीकली ऑल्सो. यू कैन ट्रैक इट ऑन वीकली ऑल्सो. वीकली पे कैसा लग रहा है. सो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी यू कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस. ओके, लेट्स लुक एट स्विगी. तो काफी इंटरेस्टिंग सा आपको ये अप्रोच मैं दे रहा हूँ. यू हैव टू जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू फिगर आउट विच इज द वे विच स्ट्रेटेजी सूट्स यू एंड यू कैन कीप वर्किंग ऑन इट. राइट. तो ये जो हमने देखा था ओवरऑल, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई. और एक चीज होती है मार्केट में, वो होते हैं एस इन्वेस्टर्स. यानी जिन इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी है कि वो स्टॉक्स में काफी बड़ा स्टेक्स लेते हैं और टिपिकली उनके जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छे से दौड़ते भी हैं. ओके. तो जैसे आप कुछ नाम सुनते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का, देन यू लुक एट डॉली खन्ना, राइट, देन यू लुक एट मुकेश अग्रवाल. तो ऐसे नाम आप सुनते हैं जो खुद एज एन इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स हैं. हमने सिर्फ एफ आई डी आई की बात की थी. अगर मैं उनके स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा. राइट. तो ओवरऑल स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालने का अप्रोच काफी कुछ यही है, लेकिन उनको स्क्रीनर पे देखने का अप्रोच अलग है. सो लेट्स गेट ऑन टू इंडिविजुअल्स, एस इन्वेस्टर्स. हाउ डू वी रिसर्च ऑन देम. ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है. आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द टूल्स. ये ज्यादा उतना मालूम नहीं लोगों को. एंड यहाँ पे जाइएगा सर्च शेयर होल्डर्स. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ये कोने में छुपा हुआ सा सॉल्यूशन है, बट वर्क्स वेरी वेल. अभी डॉली खन्ना जी के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे उनका मोर देन 1% स्टेक एक्टिव है या जहां पे उन्होंने एक्शन ली हुई है. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दीज आर द स्टॉक्स वेयर currently he is holding quite a good amount of you know holdings. तो यू कैन सी ओवर हियर इनका 20 माइक्रॉन्स में स्टेक्स हैं. देन कॉफी डे में है, एंटरप्राइजेस, एम के ग्लोबल, जी एच सी एल. तो यू कैन ऑब्जर्व कि दीज ऑल आर द स्टॉक्स वेयर दे आर करंटली एक्टिव. सो यू कैन लुक इन टू दीज स्टॉक्स. इन स्टॉक्स को भी उठा उठा करके आप आपकी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और वहां से भी इनके ऊपर काम कर सकते हैं. ये तो हमने देखा था डॉली खन्ना जी का. वैसे ही हम चाहिए तो यहाँ पे फॉलो ऑन कर सकते हैं. फॉलो करने से क्या होगा कि जब भी इनकी कुछ डील्स आएंगी तो आपको अलर्ट आते रहेंगे आपके ईमेल पे. सो वंस यू से फॉलो, all his activities will start getting updated to you on your email. Very beautiful feature. थोड़ा सा छुपा हुआ है. Anyway, now let's get on to another investor, मुकुल अग्रवाल जी. तो इनसे भी आप देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में he is currently active. So these are the stocks where he did a bulk deal recently. Okay, किस में से सेल किया है, किस में बाय किया है. All these updates keep on coming. And overall, where all he is currently active is something that you can लुक. जैसे कॉन्कॉर्ड कंट्रोल है, कैपेसिटी इंफ्रा है, हिज हिज इन्वेस्टेड अपोलो पाइप्स है, ऑल कार्गो गति है. तो ऑल दी स्टॉक्स यू कैन फिगर आउट फ्रॉम वेयर पीपल आर एक्टिव. और कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर शायद मल्टीपल एस इन्वेस्टर्स एक्टिव हो. हाउ डू यू फिगर देम आउट. तो गो टू अग्रवाल, कोई भी कंपनी के अंदर जाइएगा, गो टू इन्वेस्टर्स, और इन लोगों के नाम है ना आपको पब्लिक के अंडर मिलेंगे. तो देखिए, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राइट.
इस कंपनी के अंदर कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है? आशीष कचोलिया जी है, right? So he is currently involved over there. So this is something that you can figure out by looking at the names of these investors. और यहाँ पे भी आपको प्रतीक जैन जी सपोज मिल गए, यू कैन गो एंड चेक व्हाट ऑल स्टॉक्स ही इज करंटली इन्वेस्टेड इन। तो अलग अलग तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि स्टॉक्स के अंदर कौन से बड़े इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं और इनकी हिस्ट्री है अच्छे स्टॉक्स की, तो यू कैन डेफिनेटली गेट ऑन विद देम, राइट। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जहां से आप देख सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स किन स्टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो उसके लिए ना हम जाते हैं प्रमोटर्स ग्रुप के कंसेप्ट पे। तो प्रमोटर ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स ग्रुप जो रहते हैं उनका आपको एक दिखेगा कंसिस्टेंसी रहता है उनकी कंपनियों के बिहेवियर का। ओके। और अगर आपको दिखता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे चलते हैं, तो यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग देम। दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड यूनिवर्स ऑफ सेट्स ऑफ स्टॉक्स जिनको आप अगेन स्कैन करके हमेशा के लिए सही टाइम पे पकड़ सकते हैं, जैसे हमने अभी सीसीआई सिंपल स्कैनर के थ्रू यूज किया था, राइट। तो इनको कैसे ढूंढ सकते हो? तो सिंपली आपको देखना है कोई अच्छा ब्रांड का बिजनेस और वो उसकी कौन सी कंपनियां हैं। जैसे मेरा एक फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, इट माइट बी बायस ऑल्सो, यू नीड नॉट फॉलो इट। जैसे मेरा फेवरेट है मुरुगप्पा ग्रुप। तो आई कैन ऑलवेज राइट अ सिंपल गूगल दैट कंपनीज ओन्ड बाय मुरुगप्पा ग्रुप। ठीक है। ये मुरुगप्पा ग्रुप की लिस्ट किन कंपनियों में इनके स्टेक्स हैं, तो यू कैन गेट देम ओवर हियर। ये एक जनरल सा रिजल्ट सेट्स आपको आएगा। चोलामंडल फाइनेंस इस कंपनियों में है, इंजीनियरिंग में कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सीजी पावर, ये सब के चार्ट्स आप देखेंगे। शांति गियर्स, दीज बिजनेसेस आर ब्यूटीफुल गाइस। हाँ। एक अप्रोच हो सकता है, जैसे टाटा ग्रुप की कंपनियों में मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, दैट इज वन थिंग जिसके बारे में हम सब टची है, राइट। हम काम करना चाहते हैं सिर्फ बजाज ग्रुप के साथ, राइट। तो ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप इज अ वेरी गुड एग्जांपल। नाउ दीज आर द कंपनीज जिसके अंदर इनके स्टेक्स हैं। और सीरियसली इन सब कंपनियों को स्टडी करिएगा। दो चीज को स्टडी करिएगा कि इनकी कैश इनकम ग्रोथ कैसी है फंडामेंटल साइड पे, और चार्ट पे स्टॉक्स कैसे चलते हैं। मैं इतना ही क्लू दे दूंगा। आपको क्या करना है फिर, इन स्टॉक्स की लिस्ट उठा करके आपको डाल देनी है वॉच लिस्ट में, और इनके ऊपर ही सिर्फ अपना डैशबोर्ड बनाइए, अपना स्कैनर बनाइए, और मार्केट में अच्छे स्टॉक्स के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ हमेशा अलाइन रहते हुए चलते रहिएगा। तो आज के हमारे इस डिस्कशन में काफी कुछ मैंने शेयर कर दिया है, आइडियाज हैं, थॉट प्रोसेस है। अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं इन कंसेप्ट के साथ, टेक्नो वाइज, फंडा वाइज, यू कैन ऑलवेज कम एंड चेक माय प्रोग्राम्स ऑन एक्सेल टीआरओ। यहाँ पे मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज विच आर देयर। आपने कोई भी स्ट्रेटेजी प्रोग्राम लिया, कोई भी कोर्स लिया, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इनटू द चैट ग्रुप एंड टिपिकली स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं खुद ही रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, राइट। और मेरी टीम भी कभी कभी कर देती है, बट दैट गिव्स यू अ कंटिन्यूअस लाइव सपोर्ट एज वेल एज इफ देर आर एनी अपडेट्स कि किसी स्ट्रेटेजी के अंदर कोई सेटअप्स अच्छे दिखते हैं, दोज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर लर्निंग एज लाइव केस स्टडीज। टिपिकली एट एंड ऑफ द डे और ड्यूरिंग द वीक जैसे जैसे हम रिव्यू करते हैं, हम एडवांस में भी वी कीप ऑन अपडेटिंग यू कि जा करके उन चार्ट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो एक कुछ तरीके से आपका मेंटरिंग भी चलता रहता है, आप जो सोच रहे हैं आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या यही मैं सोच रहा हूँ। और इन चीज़ों को अलाइन करने के लिए हर प्रोग्राम में देर आर स्कैनर्स फॉर एंट्री एग्जिट एंड फंडामेंटल, सो दैट आवर कंसेप्ट्स आर अलाइन, मेरे फ्रेमवर्क के साथ आप भी चल रहे हैं। सो दैट मेक्स आप प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं लेकिन एप्लीकेशन करने जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टोटली क्लियर रहते हैं कि किन स्कैनर्स के ऊपर आ रहे हैं, उनके साथ आप एंट्री एग्जिट्स को ट्रैक करते रहिए। high chances are there that you will be replicating exactly what I am doing with high probability success. So still, if you have any questions, feel free to get in touch with me on Twitter as well as ये चैनल भी है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी क्वेरीज डाल सकते हैं। एंड डेफिनेटली आंसर्स माय 3 क्वेश्चंस टुडे, जो 3 सवाल पूछे गए थे उनको भी आंसर करिएगा। एक तो पूछा था मैंने, फीएम फीएम बिलोंग्स टू काइंड ऑफ विच इंडस्ट्री, विच सेक्टर, और वो सेक्टर
चल रहा है या नहीं, और चल रहा है तो क्यों चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, राइट। ये फीएम का था। दूसरा, हम एंजल वन ब्रोकिंग में आज एंट्री नहीं लेंगे, कब ले सकते हैं ये आप देख करके मुझे बता सकते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें तो मैंने वहाँ पे शेयर की थी, एंड डेफिनेटली आई थिंक आई हैड आस्क्ड अबाउट द पैटर्न ऑल्सो दैट इज कमिंग ऑन द असाही, राइट। असाही का भी सेक्टर आप बता सकते हैं बाय द वे मुझे, और वो चल रहा है कि नहीं ये भी बता सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आंसर्स करिएगा ताकि आपके थॉट प्रोसेस जो है काफी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। एंड एक्साइटेड, विल स्टे इन टच, एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन सून। प्लान तो है धनतेरस के लिए कुछ अलग सा वीडियो आपके साथ शेयर करूं। इफ यू आर लाइकिंग दिस, डेफिनेटली स्टे इन टच एंड डू वॉच मेरा आने वाला वीडियो जो है इस वीकेंड का मार्केट रिव्यू का। इट इज टिपिकली शेयर्ड विद द गोल्ड एंड सिल्वर मेंबर्स। what it does is that it keeps you posted about market किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पे रिस्क है, किन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हमको एंट्रीज के लिए अपने आप को रेडी रखना है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर इनपुट्स एज थिंग्स हैपन इन द मार्केट। मार्केट डायनामिक है, एंड सो वी विल हैव टू ऑल्सो बी staying in continuous touch to make sure that you guys are successful. Take care. Bye bye.